आपने स्विच किया पाकिस्तान अखबार, हाँ, ज़िया साहब एडिटर, और लेकिन वो छोड़ दिया ना, क्योंकि अच्छा वो भी छोड़ दिया। कितना अरसा किया? मेरा ख्याल है कोई 1 साल किया। अच्छा, फिर? मैं जो यहाँ के इंचार्ज नुमाइंदगान थे उनसे थक गया। जो लाहौर डेस्क होता है मुजाफात की खबरें लगाने वाला, उससे डर गया, तो फिर मैंने छोड़ दिया। ज़िया साहब ने ये बाहर वाला जो इल्ज़ाम होता है साफ़ियों पे ब्लैकमेलिंग, वो तो बाद की बात है। अंदर जो ब्लैकमेलिंग होती है ये वो थी। एक्चुअली जो ब्लैकमेलिंग है ना, अखबार में सबसे अमीर 2 लोग होते हैं। एक होता है सर्कुलेशन मैनेजर अच्छा, और एक होता है इंचार्ज नुमाइंदगान, जिनको बाहर कोई नहीं जानता। कमाल है। इनको जो भी ये होगा वो आपको हमेशा खुशहाल नजर आएगा। अखबार वाले रो रहे होंगे, मालकान तनख्वाह देने से रो रहे होंगे, रिपोर्टर सब एडिटर तनख्वाह ना मिलने पे रो रहे होंगे, सिर्फ वो 2 होंगे जो आपको हर वक्त मुस्कुराते खुशहाल नजर आए। इंचार्ज नुमाइंदगान की समझ आ गई है, सर्कुलेशन वाला कैसे खुशहाल? हाँ, बताता हूँ। मैं जब मैं खबरें में था तो मेरे दोस्त हैं कसूर के जवेद मलिक, उनको मैंने बनवाया था ब्यूरो चीफ कसूर खबरें में। वो मुझे कहते हैं यार थोड़े जे पैसे भी चाहिए ने उन खबरों का कि पैसे मंगते बंदा बुरा लगता है। मैं क्या दसो ताली मैं की कर सकना। उसने मुझे कहा कि आप मुझे कसूर की एजेंसी लेना है। मैं कहा ठीक है। मैं जज साहब के पास गया, मैं क्या जज साहब कसूर की हमें आप एजेंसी दे दें ताकि हमें थोड़े से आमदनी शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा ठीक है ले लो। उन्होंने मुझे दे दी। मैंने जवेद मलिक से कहा अभी चलो इसको चलाओ। तो 2-3 महीने बाद जवेद मलिक मेरे पास आया कि जी सर्कुलेशन मैनेजर साहब को 5,000 महीना ना दे दिया कर। बड़ा गुस्सा आया। मैं क्यों, किस चक्कर में? कहता जी वो हमारा अखबार बदामी बाग बस पे रखता है, अगर मैं 5,000 दे दूंगा तो चबुर्जी पे रख दिया करेगा, फिर अखबार टाइम पे आ जाया करेगा, और उसके बगैर टाइम पे नहीं आ सकता था। मैं सर्कुलेशन को मैंने कहा दे दो भाई, मुझे ना पता चले, उसे कहो कि अली साहब को नहीं पता। तो वो 5,000 रुपया महीना सर्कुलेशन मैनेजर को देता था, और उस वक्त मेरा ख्याल है कोई 2,000 के करीब स्टेशन थे खबरें के। तो अंदाज़ा करें कि उनको मंथली कितनी इनकम आती थी। पाकिस्तान से ज़िया साहब के साथ आप खबरें आए? जी हाँ, आप फाउंडर मेंबर हैं खबरें के? फाउंडर मेंबर। खबरें ने क्या ट्रेंड चेंज किया पाकिस्तान की सहाफत में? खबरें ने आकर अवाम और सहाफत को एक दूसरे के साथ मिला दिया। 50 ओवर के मैच और T20 वाला कोई फर्क आया? नहीं, मेरा टेस्ट और वनडे वाला फ़र्क आया। अच्छा, T20 तो नहीं हो सकती जर्नलिज्म में। लेकिन ज़्यादा शायद वहाँ एडिटर थे जो जिसको कोई भी मिल सकता था। मिल सकता था। नीचे को आया मिलना चाहता हूँ तो वो मिल सकता था, वरना उस वक्त के जो बड़े अखबारों के एडिटर थे कौन मिल सकता था उनको। नहीं, जिस तरह की वो सहाफत की उन्होंने, वो तो हर वक्त अंडर थ्रेट रहते होंगे। हाँ, लेकिन नीचे से जाना है ना उसने, सिक्योरिटी के बाद ही जब मिलना है ना जाके। हम भी अंडर थ्रेट होते थे। खबरें में बड़ी तंगदस्ती के साथ खबरें खड़ा हुआ, और खबरें में ज़िया साहब बहुत मेहनती थे। उनके 2 रूप थे, एक एज ए जर्नलिस्ट, एक उनका पर्सनल से आप इख्तलाफ कर सकते हैं, जर्नलिस्ट में उनका कोई मुकाबला नहीं था जर्नलिज्म में। वो एक समंदर थे और उनसे ज़्यादा मेहनत भी कोई नहीं कर सकता था। देखिए 2 अखबार उन्होंने कामयाब बना के दिखाए, फिर उन्होंने आपके सामने इवनिंगर कामयाब करके दिया उस वक्त। जिस तरह जंग के बाद दीगर अखबार मुल्क भर में जब कोई नया अखबार आता तो उससे बड़ा उसकी पैदाइश से पहले ही जो है ना बाज़ का तो उसका हमल गिराने की कोशिश की जाती। और दिन के साथ हुआ, बहुत से और अखबारों के खबरें के साथ हुआ, कराची में हुआ, खबरें के साथ हुआ। यही मैं पूछना चाह रहा था, खबरें को कोई मुश्किलात इस तरह की पेश आई? खबरें के साथ ये हुआ कि अब वो वफात पा गए हैं, जो वफात पा जाए उनके खिलाफ कुछ नहीं कहना चाहिए। एक हमारे न्यूज़ एडिटर बन गए, जंग से आए थे। तो 6 सितंबर 92 को खबरें निकलना था। ठीक है। 3 महीने पहले हमने स्टोरी शुरू की, अपना होमवर्क शुरू किया, सब ने बहुत मेहनत की। तो 4 सितंबर को वो न्यूज़ एडिटर्स सब कुछ लेके वापस जंग चले गए।
और वो जो लॉन्च थी वो खतरे में पड़ गई। फिर वो 20 डेज हमने हुआ। उसको डिले किया, लेकिन उसके बाद उतनी 20 डेज में मेहनत नहीं हो सकती थी। ये हुआ खबरें के साथ। आपका आगाज खबरें में एज ए क्या था? एज रिपोर्टर। अच्छा, कौन सी बीट सी? यही मज़ेदार, ये भी एक मज़ेदार चीज़ है। मैं खबरें के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में भी था, तो रिपोर्टिंग वाले समझते थे कि मैं मुखबर हूँ ज़िया साहब का। तो वो मेरे चाहते थे कि मैं रिपोर्टिंग से निकल जाऊँ। हालांकि जो मुखबर थे वो भी पता चल गया था कौन है, आप उनको जानते हैं, अब नाम लेना फिर अच्छा नहीं लगता। अब दोस्त हैं, अब कुलीग हैं सारे। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने ज़िया साहब को कन्विंस किया कि जी अली को आप रिपोर्टिंग से अलग करना। बीट उस वक्त मेरे पास सरकारी महकमे थे, LDA, FIA, एंटी करप्शन, इस तरह के भी आगाज़ ही था। तो ज़िया साहब ने मुझे बुलाया भी कि चीफ़ रिपोर्टर साहब आपको नहीं रखना चाह रहे, ना डिप्टी चीफ रिपोर्टर, और 5-6 लड़के आए हैं, वो कहते हैं जी आप सही काम नहीं करते। मैंने कहा जी मैं क्या कह सकता हूँ, रिकॉर्ड देख लें, मिसिंग तो कोई नहीं है, इतनी एक्सक्लूसिव भी हैं। वो कहते हैं लेकिन जब चीफ रिपोर्टर पसंद ना कर रहा हो, डिप्टी एडिटर पसंद ना कर रहा हो, तो क्या करें? मैंने कहा जी फिर आप ऐसे करें, मुझे एक टीम बना दें। क्या करोगे? मैं कहा जी मैं एक्सक्लूसिव करूँगा। उन्होंने 2-3 रिपोर्टर जूनियर मुझे दे दिए, जहाँ जुल्म वहाँ खबरें का आगाज़ हुआ। और जिसको छापा मार कहते हैं, इंस्पेक्शन टीम बनी। अच्छा, वो बन गई। लाहौर की पहली इंस्पेक्शन टीम थी जिसका मैं इंचार्ज था, और उसी ने खबरें को खड़ा किया। बड़ी इंस्पेक्शन पहली कौन सी याद आती है? बड़ी बड़ी की हैं। पहली मेरा ख्याल है काजी साहब के साथ की थी हमने, करबाट, फिर पसीन। काजी साहब आ रहा है, काजी आ रहा है, काजी जा रहा है, ये हमने शुरू किया था। फिर हाजी मकसूद भट्ट के ख़िलाफ़, राना फूल खान फैमिली के ख़िलाफ़, हकीम तसीन को जेल कराया, डॉक्टर सादत को जेल कराई, पता नहीं किस किस की व्यू हॉस्पिटल की, सर्विसेज की, जुवे खानों पे। जब आप रेड करते थे, छापा मारते थे पूरी क्रैकी के बाद, अब आपने वो कवर कर लिया, उस वक्त तो जाहिर बात है कि वो स्टिल कवरेज होती थी, तस्वीरें बन गई, चीज़ें हो गई। वापस जब दफ्तर आ जाते थे और अखबार के छपने तक किस तरह राब्ते होते थे, ऑफर्स होती थी? एक तो शुक्र है कि उस वक्त मोबाइल नहीं थे। अच्छा। इसलिए उस तरह राब्ते नहीं होते थे। मोबाइल पर तो आप फ़ौरन पकड़े जाते हैं ना। उस वक्त मोबाइल नहीं थे, ज़ाहिर है कि लैंडलाइन पर ही फ़ोन आना है, या घर आएगा या ऑफिस में आएगा, तो वो ज़रा मुश्किल हो जाता था। और मेरा इंस्पेक्शन करने का स्टाइल ये था, मैंने नियर अबाउट 300 इंस्पेक्शनें की थी, और सिर्फ एक दफ़ा झगड़ा हुआ था। हम किसी को पता चलने नहीं देते थे कि हम इंस्पेक्शन कर रहे हैं, उसकी बातों में बात निकाल लेते थे। और कभी मुतलका थाने को इन्फॉर्म करके जाते थे? हाँ, एक दफ़ा गए थे, उसी में मार पड़ी थी। अच्छा। मेरे साथ मुजम्मल सोहरवर्दी थे मेरी टीम में, और एक आरिफ हुसैन फोटोग्राफर थे। हमने जाली दवाइयों की इंस्पेक्शन की, ये कौन सी है, मुस्लिम मस्जिद के साथ जो है, लोहारी गेट के पास नहीं है, ठीक है, वो मेडिसिन की मार्केट। तो हमने SHO लोहारी को साथ लिया, जाके इंस्पेक्शन की। जब हम इंस्पेक्शन करके जा रहे थे तो उनको समझ आ गई कि हमारे साथ हुआ क्या है। अब मैं इस तरह ये बताता हूँ कि मैं इंस्पेक्शन कैसे करता था। तो वो पीछे आके 200 आदमी ने हम पे हमला कर दिया, SHO भाग गया। मैंने आरफ से कहा था कि अब फ़ोटो ना उतारना, उसने एंड पे फिर एक फ़ोटो उतार ली। उस पर उनको इल्म हो गया, उन्होंने हमला किया। अब कैमरा था आरिफ के पास, मैंने कहा तुम तो भागो ना। उसको भगाने के चक्कर में मैंने और मुजम्मल ने उनको रोका। जब उन्होंने मारना शुरू किया तो मैं तो उनसे लड़ाई नहीं, भाई 200 बनता है, आप क्या कर सकते हैं। मुजम्मल साहब ने ज़रा, थोड़ी सी नौजवान था, 1-2 को आगे से लगा दी, फिर चरागों में रोशनी न रही, 200 बंदा था। लेकिन इंस्पेक्शन हमने वो भी लगाई, छोड़ी नहीं है। यानी कि
ये वो इंस्पेक्शन थी जिसमें आप एक प्रॉपर सदेबाब के साथ इस तरह जा रहे थे कि चलो मुतलका थाने को शामिल करते हैं, वो आपकी गलती थी? वो गलती होगी। और इंस्पेक्शन बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। आज उसके बाद हुआ ये है कि इंस्पेक्शन को इन्होंने ब्लैक मेलिंग में तब्दील कर दिया। उस वक्त ऐसे नहीं होता था। जैसे हकीम तस्कीन के ख़िलाफ़ हमने की, हमारी खातून रिपोर्टर थी, वो आई तो उन्होंने नकाब लिया हुआ था। मैं परेशान हो गया। वो बट फैमिली से थी, बड़ी लिबरल सी लड़की थी। मैं कहा बट साहब क्या हुआ है? इस्लाम आ गया एकदम। मजाक किया उसे, वो रोना शुरू हो गए। मैं डर गया, यार एक लड़की है, क्या कह दिया मैंने इसको? मैंने इसको सर पे हाथ फेरा, बेटा हुआ क्या है? उसने वो नकाब उतारा तो उसकी ये स्किन भी ख़राब और ये स्किन भी ख़राब। मैंने फौरी तौर पे अफजाल तालब साहब, उन दिनों हमारे हेल्थ रिपोर्टर थे, तो मैंने कहा कि आप ऐसे करें, खबर लगाओ उसके ख़िलाफ़, इसका ट्रीटमेंट कराओ। यार वो कह रही है मेरी शादी है थोड़े दिनों बाद। वो रूटीन में खबर लग गई। तो शाम अगले दिन मुझे फ़ोन आ गया कि अब तुम टांगों पे नहीं घर जाओगे। मैंने कहा इसका मतलब ये है कि मसला कुछ है। मैं सुबह गया कि कीमत सीन के, जाकर उसकी 5-6 मेडिसिन ख़रीदी। वो हमने PCSI लेबॉर्ट्री भेज दी। फिर कुछ इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला गुजरांवाला से है। मैंने अपने गुजरांवाला ब्यूरो को लिखा कि ये इतला मिली है, वहाँ जाकर चेक करके आएंगे, ये इसका पूरी बैकग्राउंड लेकर आओ। बैकग्राउंड लेकर आए तो वो कीमत सीन की डिग्री भी नहीं थी। वो डिग्री उसके कज़न की थी। उसकी डिग्री पर वो हकीम तसीन बना हुआ था। नाम इसका कुछ और था, पता नहीं यकूब था क्या था। तो उतनी देर में PCSI की लेबॉर्ट्री की रिपोर्ट भी आ गई, वो भी नेगेटिव थी। वो लेकर मैं CM के पास चला गया। उन दिनों सरदार आरफ ने कही थे CM, तो हमने ऑर्डर कराया पर्चे का, उसको गिरफ़्तार कराया। और उस वक्त बाकी तमाम अखबारों ने उससे फुल एडिशन लिए, कलेक्ट। अच्छा, इस सफ़र में एक बड़ा इम्पोर्टेंट मोड़ जो है शादी वाला, हाँ, वो कब आया? और वो लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी? लव और अरेंज मिली जुली थी। अच्छा, मेरी वाइफ मेरी जूनियर थी यूनिवर्सिटी में, वहाँ से हमने शादी का फ़ैसला किया। जॉब स्टार्ट हो चुकी थी? हाँ खबरें का दौर है ये? हाँ, खबरें का नहीं, खबरें से पहले का दौर है। ये 90 में शादी हुई थी मेरी, खबरें 92 में आया। फिर खबरें से राहें जुदा करने का कब फैसला हुआ, क्यों हुआ? बड़ा तकलीफ दे बात है। ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा दुख है मुझे इस बात का, खबरें से अलहदगी का। लेकिन जो चीज़ होनी होती है फिर होके रहती है। लेकिन मैं वह डायरेक्टर हूँ जो हंसता खेलता वहाँ से निकला, गले मिल के निकला, बता के निकला। और कितने साल बाद? तकरीबन 9 ईयर्स। 9 ईयर्स। अच्छा, आज भी मैं उनसे मिलता हूँ, मेरे तो वो उस्ताद हैं। पहली रीज़न क्या थी? पहली रीज़न ये होगी थी, एक तो ज़िया साहब का टेम्परामेंट था, वो थोड़ा सा शक ज़्यादा करते थे हर बंदे पे, और थोड़े से कानों के कच्चे भी थे। जिस रिपोर्टर ने काम करना है वो लॉबिंग नहीं कर सकता। वहाँ कुछ ऐसे लोग थे जो काम नहीं करते थे और लॉबिंग करते थे। इत्तेफाक से ज़िया साहब मुझ पर एतमाद बहुत करते थे, तो मुझे सबसे अच्छी बीट मेरे पास होती थी। ये डिलीवर करेगा ना? डिलीवर करेगा, और हम करते थे। लेकिन इंस्पेक्शन टीम 3 साल 4 साल मेरे पास रही, फिर CM 3-4 साल मेरे पास रहा, एंड तक सेक्रेटरीट मेरे पास रहा। सबसे बड़ी यही 3 बीट्स होती हैं। पीपल्स पार्टी बीट मेरे पास रही, पॉलिटिकल में बेनज़ीर गवर्नमेंट वगैरह सारी, नवाज शरीफ गवर्नमेंट। तो जो वो लॉबिंग थी ना, मैं उनकी राह में बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर था। उन्होंने ये काम शुरू किया, मुख्तलिफ अफवाहें, फजूल। मेरे बाबा की डेथ हो गई जब 97 में डेथ हुई है, तो डेथ के बाद ज़ाहिर है कि विरासत तकसीम होती है, तो आप थोड़े से इंडिपेंडेंट हो जाते हैं, आपके पास पैसे ज़्यादा आ जाते हैं। तो वो भी उन्होंने कहा जी इसने करप्शन कर लिया, देखिए नई गाड़ी कहाँ से आ गई इसके पास। फिर ज़ाहिर है कि हम जब फादर की डेथ के बाद तमाम फैमिली अलग अलग हुई, तो घर तो लेना ना। फिर पहले तो इकट्ठी फैमिली थी, उस पर इतराज़ कि देखिए इसने घर कैसे बना लिया है, कि पहले पता तो करो मैं कहाँ से हूँ।
और जो मैंने घर बनाया मेरी बाकी फैमिली ने नहीं बनाए। क्या मैं अकेला ही हूँ? फिर एक था कि ज़िया साहब की सारी फैमिली आ गई थी कमरे में, उनके दोनों बेटे, बेगम साहबा, बाजी यास्मीन, उनकी बेटी। तो एक फैमिली के जब इतने बंदे आ जाए, एक उनके ब्रदर इन लॉ थे वो भी आ गए, इतने सारे लोगों को अब खुश नहीं रख सकते। तो जो खुशामद पसंद होते हैं सब ने एक एक फैमिली का बंदा पकड़ा है, उसकी पनाह में आ गए। उनके मैं लड़कों के नाम नहीं लेना चाहता, वो आज भी वैसे ही हैं जैसे उस वक्त है। काम नहीं आता, बाकी बातें जितनी मर्जी करा लें। तो मैंने फील किया कि बेहतर है कि हंसते खेलते निकल जाओ। तो मैं ज़िया साहब के पास घर गया, घर जाकर उन्हें मैंने बताया कि जनाब अब नहीं, ये मसाइल पैदा हो गए हैं, इससे पहले कि हमारा आपस में कोई झगड़ा हो जाए तो मैं गले लग कर उनको छोड़ के आया। आज भी मैं उनके घर जा सकता हूँ, इमरान से बड़ा प्यार है, छोटे भाइयों की तरह है, मेरे उस्ताद का बेटा है। अच्छा, उधर जो है वकालत आपने फैसला किया, हाँ, इसी तरह मज़े की बात है, जब वकालत छोड़ी थी तो मेरी एवरेज तकरीबन 45,000 50,000 थी 92 में, और मैं 5,000 की जॉब पे आया था छोड़ के। लेकिन मैं खुश था। अब जब ज़ियाद साहब के घर से निकले आप, हाँ, वो मुलाकात करके, उसके बाद मुलाकातें हुई होंगी, लेकिन बतौर आपके एडिटर तो वो आखिरी मुलाकात थी। हाँ, हाँ। तो फिर उसके बाद आपने डिसीजन लिया कि करना मैंने काम यही है। काम यही करना है। मेरी मीर शकील उर रहमान से मुलाकात हुई, बड़ी लंबी चौड़ी। अच्छा, उन्होंने कहा मैं जियो लेके आ रहा हूँ, वेट करें मेरा, जवाद नज़ीर साहब से रब्ता रखें, तो आपने कहीं और नहीं जाना। ठीक है। इससे पहले कभी जंग ग्रुप में आपने काम नहीं किया था? नहीं, अच्छा, ये उनसे मुलाकात हुई। शफाक गोदल साहब होते थे फेडरल सेक्रेटरी, हम्म, बड़े अच्छे दोस्त हैं मेरे, बड़े भाइयों की तरह। उन्होंने ये मुलाकात अरेंज करवाई। तो मीर साहब बड़े प्यार से मिले मुझे, मेरा काम देखा, कहते मैं जियो चैनल लेके आ रहा हूँ, तो आपने उसमें आना मेरे साथ। मैंने कहा जी ठीक है, जवाद नज़ीर से रब्ता रखिए। मैंने कोई 15-20 दिन महीने बाद पूछ लेना जवाद साहब से, उन्होंने कहना अभी तो कुछ नहीं यार, अभी तो कुछ नहीं। फिर अचानक क्या हुआ कि जवाद साहब खुद एक्सप्रेस में चले गए, हालांकि वहाँ भी उनको भेजा ही गया था। मैं वो बात नहीं करना चाह रहा था, एक्सप्रेस भी अपनी लॉन्च वाले दिन लॉन्च नहीं हो सका था। इसलिए बता तो रहा हूँ हाँ, क्यों नहीं हुआ था। तो मैंने जवाद साहब से फ़ोन किया, मैं कहा भाई जाना आपने तो मुझे जियो पे ले जाना था। कहना कोई नहीं आना जियो शियो, तू जो मर्जी करना कर ले, अच्छा, आज़ाद है साढ़े वाला। तहसील आज़ाद है। तो हुमायूं सलीम साहब बड़े मशहूर सहाफ़ी हैं, वो भी खबर में हमारे साथ थे, वो आ गए मेरे पास। एक ही प्रोग्राम है, मैं कहा हुमायूं साहब नौकरी ना ही करिए तो अच्छा, कोई छोटा मोटा अपना काम कर लेने। वो कहता मेरे को एक आइडिया है, एक डेकोरेशन है मुकाबला, तो पहले इवनिंग कर लेना। कहा चलो जी कर लेना। ये धक्का मुझे हुमायूं साहब ने दिया, ओके। और ख़ुद मुझे बीच में छोड़ के खुद भाग गए। लेकिन मैं ज़िद्दी आदमी हूँ, जब हो गए शुरू तो फिर हो गए। तो फिर साथ ही लीडर का डेकोरेशन मिल गया, तो फिर दोनों शुरू कर लिए। फिर काम चल रहा है उस वक्त से, शुक्र है अल्लाह का।